हाय, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम क्वेश्चंस को अपने जो हमारे पास जो हम क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं उस क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। और अब जानते हैं कि इससे पहले जो है हम 85 क्वेश्चंस तक बात कर चुके हैं, यानी कि हमने बहुत क्वेश्चंस पे बात किया। 85 हमारा क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है और हम अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 86 से। आइए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप इसको देखते ही टिक मार देंगे। ये क्वेश्चन को इतना इजी क्वेश्चन है। नहीं नहीं मारेंगे तो फिर याद रखेंगे, चीजों को सीखेंगे, नोट्स बनाएंगे और एग्जाम में फिर टिक मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 है। ये कहता है कि असेसमेंट ऑफ लर्नर्स पोर्टफोलियो, असेसमेंट ऑफ जो लर्नर्स के जो पोर्टफोलियो होते हैं, जो लर्नर्स के जो पोर्टफोलियो होते हैं वो क्या होते हैं, क्या है असेसमेंट ऑफ लर्नर्स पोर्टफोलियो, ये क्या है? आप जानते हैं, अगर आप टीचर होंगे या आपने पढ़ा होगा ये पोर्टफोलियो का मामला, तो आप जानते हैं कि हर स्कूल में बच्चे का पोर्टफोलियो बनता है। दो चीज बनता है, एक बनता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, एक बनता है पोर्टफोलियो। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स के बारे में तो बहुत कम एग्जाम में क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो अक्सर क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो एक डॉक्यूमेंट्स होता है बच्चे का। उसमें बच्चे के तमाम तरह के स्कूल की एक्टिविटी उसमें रखी जाती है। एक फाइल होता है बच्चे का, फाइल। वो फाइल क्यों होता है? ताकि उस फाइल को एक पूरे जो बच्चा पूरे साल में स्कूल में जो किया उन तमाम एक्टिविटी को एक फाइल बना करके रखा जाता है, ताकि उस फाइल के माध्यम से बच्चे के डेवलपमेंट को हम एनालिसिस कर सके। तो ये एक डॉक्यूमेंट एनालिसिस है। पोर्टफोलियो क्या है? एक डॉक्यूमेंट एनालिसिस है। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आई होप आप बात समझ गए होंगे। तो आइए इसको समझते हैं कि एक पोर्टफोलियो टिपिकली कंसिस्ट ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट, कई सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, का समूह होता है। एक वर्क सैंपल, उसमें वर्क सैंपल होते हैं एंड रिफ्लेक्शंस दैट शोकेस ए लर्नर्स प्रोग्रेस। और उस वो जो है लर्नर्स के प्रोग्रेस का एक रिफ्लेक्शन होता है, उसको देख करके आप समझ जाएंगे कि लर्नर्स ने क्या प्रोग्रेस किया, क्या अचीव किया एंड स्किल ओवर टाइम, और कौन सा स्किल सीखा या हासिल किया पूरे उस कोर्स पीरियड में। उन तमाम चीजों को एक फाइल बना करके रखा जाता है, उसे कहते हैं पोर्टफोलियो। द इवेल्युएशन ऑफ दीज मटेरियल्स, इस मटेरियल्स जो उस पोर्टफोलियो में होता है उसको इवेल्युएट करके इन्वॉल्व ए थ्रू आउट डॉक्यूमेंट एनालिसिस टू एसेस द क्वालिटी एंड डेप्थ ऑफ द लर्नर्स वर्क। बच्चे की क्वालिटी को हम समझ सकते हैं और उसके लर्नर्स के जो वर्क है उसकी गहराई को समझ सकते हैं, उसके ग्रोथ को समझ सकते हैं, उसके डेवलपमेंट को हम समझते हैं। तो ये क्या है? डॉक्यूमेंट एनालिसिस है, थ्रू डॉक्यूमेंट एनालिसिस। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्यूमेंट एनालिसिस। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 87 कहता है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्विंग इज ए सिस्टमैटिक अप्रोच। अब जानते हैं कि सिस्टमैटिक अप्रोच क्या होता है। दरअसल सिस्टमैटिक अप्रोच का इस्तेमाल प्रॉब्लम सॉल्विंग में, डिसीजन मेकिंग में हम करते हैं। सिस्टमैटिक अप्रोच का इस्तेमाल प्रॉब्लम सॉल्विंग में या डिसीजन मेकिंग में जो भी कह ले, उसमें हम एक सिस्टमैटिक अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका स्टेप्स क्या होगा? क्या होगा इसका स्टेप्स? क्वेश्चन बहुत, अगर आपने इस तरह के क्वेश्चंस में अगर अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं तो क्वेश्चंस बहुत इजी से बनता है, मिनट सेकंड में बनता है। अक्सर इन जैसे चीजों में अक्सर आप देखेंगे जो स्टेप्स होंगे, जो चीजें जो करिकुलम का स्टेप्स हो या रिसर्च का स्टेप्स हो, उसमें देखेंगे तो लास्ट में या तो होगा इवेल्युएशन या होगा असेसमेंट। इस तरह की चीजें होती है, हर जगह नहीं, मैं हर जगह नहीं बात कर रहा हूं, मैं मैक्सिमम चीजों की बात कर रहा हूं। तो लास्ट में इवेल्युएशन जैसे होते हैं। और देखिए यहां जब देखेंगे तो यहां भी नहीं है, लास्ट में ये भी नहीं है, ले भी नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा ये नंबर। और इस तरह से टिक नहीं मार दीजिएगा तुरंत, जब आपने देख लिया तो एक मतलब मिला लीजिएगा। अब है ई। ई मतलब स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्टिव को स्पेसिफाई करेंगे, बिल्कुल सही है। उसके बाद है एनालिसिस ऑफ इनपुट, जो इनपुट मिला है उसको एनालाइज करेंगे, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेफरल सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। और उसके बाद हो जाएगा ऑपरेशन एंड इंप्लीमेंटेशन, ऑपरेशन एंड इंप्लीमेंट, उसको इंप्लीमेंट करेंगे और लास्ट में हो जाएगा इवेल्युएशन। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये, बिल्कुल सही बात। यानी पहले ऑब्जेक्टिव
देखना, ऑब्जेक्टिव अगर देख लिए तब इनपुट जो हुआ है उसको एनालिसिस करना, जब उसको देख लिए तब रेफरल सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करना, उसको देख लिए उसके बाद हम करेंगे उसको इंप्लीमेंट करेंगे, उसको देख लिए उसके बाद हम उसको इवेलुएट करेंगे। ये स्टेप्स होंगे सिस्टम अप्रोच के। आइए सिस्टम अप्रोच को समझ लीजिए, एग्जाम में फिर अगर क्वेश्चंस आए तो ये सिस्टम अप्रोच से क्वेश्चंस आपसे गलती नहीं होना चाहिए। द सिस्टम अप्रोच इज ए स्ट्रक्चर्ड मेथड, ये एक स्ट्रक्चर्ड मेथड है यूज्ड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका इस्तेमाल कहां करते हैं हम? प्रॉब्लम सॉल्विंग में एंड डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। पार्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन हो, मैनेजमेंट हो या इंजीनियरिंग हो, चाहे वो फील्ड, चाहे एजुकेशन का फील्ड हो, मैनेजमेंट का फील्ड हो या इंजीनियरिंग का फील्ड हो, इन तमाम फील्डों में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए या कोई डिसीजन मेकिंग करने के लिए हम सिस्टम अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम करते क्या है? इट इन्वॉल्व्स, इसमें क्या करते हैं? इट इन्वॉल्व शामिल है ब्रेकिंग डाउन कम्प्लेक्स सिस्टम, जो कम्प्लेक्स सिस्टम है, जो जटिल प्रॉब्लम सिस्टम है, उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं इनटू मैनेजेबल पार्ट्स में, एंड एड्रेसिंग देम इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, और उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एड्रेस करते हैं। यानी कि जो कम्प्लेक्स सिस्टम है उस कम्प्लेक्स सिस्टम को एक ब्रेक डाउन करते हैं, इसको तोड़ते हैं मैनेजेबल पार्ट्स में, ऐसे हिस्से में, ऐसे पार्ट्स में, ताकि हम उसको मैनेज कर सकें। एंड एड्रेसिंग देम, और उसको एड्रेस करते हैं ऑर्गेनाइज्ड वे, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको एड्रेस कर लेते हैं। ये है सिस्टम अप्रोच, ठीक है ना। द स्टेप्स जो इसमें शामिल है सिस्टम अप्रोच में, वो है फर्स्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव को स्पेसिफाई करना। इसमें क्या करेंगे हम? डिफाइन द प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉब्लम को डिफाइन करना, गोल्स को एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना, ठीक है। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ इनपुट, गैदर एंड एनालाइज डेटा अबाउट द करंट सिस्टम, जो करंट सिस्टम है उससे डेटा को हम गैदर करेंगे, इकट्ठा करेंगे एंड उसको एनालाइज करेंगे। क्लियर? उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रेफरल सॉल्यूशन, उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे, सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन, हम जो बेहतरीन सॉल्यूशन हो सकता है उस प्रॉब्लम का, जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है, उस सॉल्यूशन को हम सिलेक्ट करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन द प्रेफरल सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन एंड इंप्लीमेंटेशन, पुट द चूजन सॉल्यूशंस इनटू प्रैक्टिस, जो हमने मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशंस को जो चूज किया था, सिलेक्ट किया था, उस चूजन सॉल्यूशंस को प्रैक्टिकल वे में इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? इवेलुएट करेंगे। इवेल्यूशन में आएगा एसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम इन अचीविंग इट्स गोल। अब देखेंगे जो सिस्टम, जो हम जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में या डिसीजन मेकिंग में जो इस सिस्टम का जो इस्तेमाल किए हैं, क्या वो इफेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ, उसको एसेस करेंगे, और हमने क्या गोल को अचीव किया कि नहीं किया, उसको हम एसेस करेंगे। और साथ ही साथ दिस इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, उसके परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते रहेंगे, कलेक्टिंग फीडबैक, और फीडबैक लेते रहेंगे, एंड मेजरिंग आउटकम्स, और उसके आउटकम्स को मेजर करेंगे। तो ये है सिस्टम अप्रोच के स्टेप्स। अगर अब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको गलती नहीं होना चाहिए। पहले क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव को तय करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे, यानी कि प्रॉब्लम्स हो, गोल्स हो, ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करेंगे। फिर एनालिसिस इनपुट में डेटा को गैदर करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। फिर प्रीफरल सॉल्यूशन, जो मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकल वे में। जब इंप्लीमेंट कर लेंगे तब उसको इवेलुएट करेंगे, देखेंगे कि जो सिस्टम ने जो सिस्टम में हम है वो उसको इफेक्टिव वे में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमने गोल अचीव किया कि नहीं किया, और साथ में उसको मॉनिटर करते रहेंगे, फीडबैक लेते रहेंगे, और उसके आउटकम्स को मेजर करते रहेंगे। तो ये है सिस्टेमेटिक अप्रोच। आई होप आप समझ गए होंगे कि सिस्टेमेटिक अप्रोच क्या होता है और इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है और किस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, यानी कि पहला इज फर्स्ट टू आइडेंटिफाई ए स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, एंड सेकेंड is the input, analysis of input, and third identification of the preferred solutions, and fourth implementation, and fifth evaluation. ओके, तो आई होप आप क्वेश्चंस को समझ गए होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 88 क्वेश्चन नंबर। कहता है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स डिक एंड कैरी इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मॉडल। आपने डिक
और कैरी के इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मॉडल्स को आपने पढ़ा होगा, है ना। डिक एंड कैरी के इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मॉडल्स को आपने पढ़ा होगा और उसके स्टेप्स को भी आपको अच्छे से मालूम होगा कि क्या उसके स्टेप्स होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा रुकता हूं मैं 1-2 सेकेंड ताकि आप क्वेश्चंस को डील कर सके कि डिक एंड कैरी के इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मॉडल्स के स्टेप्स क्या हैं। आई होप आपको पता होगा। बड़ा आसान है क्वेश्चन को डील करना। चलिए, तो अब डील कर लिए होंगे, आपको पता है। पहला, आइडेंटिफाइंग एंट्री बिहेवियर। फर्स्ट है आइडेंटिफाइंग एंट्री बिहेवियर। एंट्री बिहेवियर मतलब प्रायर नॉलेज, स्टूडेंट्स के, बच्चे के प्रायर नॉलेज, उसे कहते हैं एंट्री बिहेवियर। उसको आइडेंटिफाई करेंगे पहले। अच्छा, ठीक है। डेवलप एंड कंडक्ट फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। क्या इसको पहले करेंगे? पहले फॉर्मेटिव इवेल्युएशन को डेवलप करेंगे, कंडक्ट करेंगे। अच्छा, ऑनगोइंग रिवीजन। क्या पहले रिवीजन स्टार्ट कर देंगे? अच्छा, आइडेंटिफाइंग इंस्ट्रक्शनल गोल। जो इंस्ट्रक्शनल गोल है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा, डेवलप क्राइटेरियन टेस्ट। जो क्राइटेरियन टेस्ट है उसको डेवलप करेंगे। क्या इसका आंसर होगा? फर्स्ट होगा इसका आइडेंटिफाइंग इंस्ट्रक्शनल गोल्स। फर्स्ट आइडेंटिफाइंग इंस्ट्रक्शनल गोल्स। और जब डी पहला होगा तो ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। जब आइडेंटिफाइंग इंस्ट्रक्शनल गोल्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे तब हम उसके बाद देखेंगे आइडेंटिफाई एंट्री बिहेवियर, प्रायर नॉलेज। सेकेंड ये हो जाएगा। और जब हम ये कर लेंगे उसके बाद होगा डेवलप क्राइटेरियन टेस्ट। उसके बाद हम करेंगे डेवलप एंड कंडक्ट फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। उसके बाद हम ऑनगोइंग रिवीजन ये करेंगे। इस तरह से इसका आंसर होगा और इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर। क्लियर? तो पहला क्या है? as first identifying instruction goals first, and second is the identifying entry behavior, and third is the develop criterion test, and fourth develop and conduct formative evaluation, and fifth ongoing revision। इसलिए इसका आइए इसको समझते हैं अच्छे से ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। The Dick and Carry instructional design model is a systematic approach to designing effective instructional materials। समझिएगा, डिक एंड कैरी के जो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मॉडल्स है एक सिस्टमेटिक अप्रोच है टू डिजाइन। इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? डिजाइन करने के लिए। किस चीज का डिजाइन करने के लिए? इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स। जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स होते हैं उस इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स को इफेक्टिव वे में डिजाइन करने के लिए हम डिक एंड कैरी के इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। जो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है, स्टेप्स है, वो पहला है आइडेंटिफाइंग इंस्ट्रक्शनल गोल्स, डिफाइन एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स। यानी पहले हम डिफाइन करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को और उसके आउटकम्स को। फर्स्ट। सेकेंड, आइडेंटिफाइंग एंट्री बिहेवियर, एसेस द लर्नर्स प्रायर नॉलेज। लर्नर्स के प्रायर, जो लर्नर जो पहले से नॉलेज हासिल किया हुआ है, जो पहले से स्किल्स हासिल किया हुआ है, उसको हम एसेस करते हैं। इसे कहते हैं आइडेंटिफाइंग एंट्री बिहेवियर। उसका डेवलप क्राइटेरियन टेस्ट। डेवलप क्राइटेरियन टेस्ट, क्रिएट असेसमेंट एंड मेजर लर्नर्स अचीवमेंट। यानी कि हम असेसमेंट को क्रिएट करते हैं, क्यों? मेजर करने के लिए लर्नर्स के अचीवमेंट को। उसके बाद डेवलप एंड कंडक्ट फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, ट्राई आउट द इंस्ट्रक्शंस, गैदर फीडबैक एंड रिफाइन इट। डेवलप एंड कंडक्ट फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में हम ट्राई आउट करते हैं द इंस्ट्रक्शंस, जो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिए उसको ट्राई आउट करते हैं। गैदर फीडबैक, जो हम उसके बाद हम फीडबैक लेते हैं एंड रिफाइन इट, और जरूरत पड़े तो उसको हम रिफाइन करते हैं, ठीक करते हैं। और ऑन गोइंग रिविजन, फिर हम कंटिन्यूअसली रिव्यू करते हैं एंड इम्प्रूव द इंस्ट्रक्शंस। उस इंस्ट्रक्शंस को इम्प्रूव करते हैं, कंटिन्यूअसली रिव्यू करते हैं, बार बार चेक करते रहते हैं, और जरूरत पड़े तो उस इंस्ट्रक्शंस को हम इम्प्रूव करते हैं। कौन इंस्ट्रक्शंस? इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स को।
डिजाइन करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो सिस्टम अप्रोच को, उसको। तो इस तरह से हम इसका स्टेप्स है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एज फर्स्ट टू आइडेंटिफाई इंस्ट्रक्शन गोल्स, एंड सेकेंड इज द entry behavior, prior knowledge of the students, and third is the develop criterion test, यानी assessment हमें तैयार करते हैं ताकि बच्चे के अचीवमेंट को हम देख सके। उसके बाद उसको इवेल्युएट करते हैं एंड उसके बाद रिवीजन करते रहते हैं जब तक जरूरत पड़े तब तक। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स हो तो उस प्रॉब्लम को हम ठीक करते हैं। तो ये है डिक एंड कैरी के इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मॉडल्स के स्टेप्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। अब बहुत इजी क्वेश्चन है। कहता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन अबाउट, जो इंक्लूसिव एजुकेशन जो वो क्या है, किसके बारे में है? इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? पहला, रिमूविंग फिजिकल एंड एटीट्यूडनल बैरियर्स, जो फिजिकल और एटीट्यूडनल बैरियर जो है, जो रुकावट है, उसको रिमूव करना है। क्या करने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन है? बिल्कुल सही, एकदम सही है। जो फिजिकल बैरियर्स जो है, रुकावट है, या एटीट्यूडनल जो बैरियर है, उसको रिमूव तो करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन है, बिल्कुल। हैविंग लो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम चिल्ड्रन, यानी बच्चे से हमको बहुत कम एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, उम्मीद रखना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है, ये तो होगा नहीं। अच्छा, सिलेक्टिंग पेडागोजीज बेनिफिशियल टू ऑल, यानी कि वो पेडागोजी का इस्तेमाल करना है जो सबके लिए फायदेमंद हो, बेनिफिशियल हो, बिल्कुल सही है। अच्छा, मेकिंग प्रोविजन फॉर ऑल चिल्ड्रेन, मेकिंग प्रोविजन फॉर ऑल, सब बच्चे को ऐसा पेडागोजी हो, ऐसा करिकुलम जो सब बच्चे को जिसमें शामिल कर सके, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर डिजर्व्ड चिल्ड्रेन, यानी उन जो वो बच्चा जो डिजर्व करता है उसी को हम क्वालिटी एजुकेशन देंगे, बाकी को छोड़ देंगे, बिल्कुल गलत है। तो इसमें क्या है, इसमें हो जाएगा आपका ए, आपका हो जाएगा सी, और आपका हो जाएगा डी, यानी ए सी डी, यानी पहला इसका हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट। क्लियर ना? ए हो जाएगा रिमूविंग फिजिकल एंड एटीट्यूडनल बैरियर्स, बिल्कुल सही बात है। सिलेक्टिंग पेडागोजी बेनिफिशियल फॉर ऑल, सभी के लिए हम, ठीक, बिल्कुल सही बात है। एंड मेकिंग प्रोविजंस फॉर ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चे को प्रोविजन देना है, बिल्कुल सही बात है। आइए इसको समझ लेते हैं। कहता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन इज अबाउट क्रिएटिंग ए लर्निंग एनवायरनमेंट, एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है दैट वेलकम, जिसमें हम स्वागत कर सके, वैल्यूज और वैल्यू दे सके, एंड सपोर्ट और सपोर्ट कर सके डाइवर्स नीड ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हर सभी बच्चे को, जो बच्चे अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड से आए हैं, सबको हम वेलकम कर सकें, सबकी वैल्यू को रिस्पेक्ट कर सकें, सबको सपोर्ट कर सकें, रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटी एंड डिसेबिलिटी, कल्चर, लैंग्वेज, बैकग्राउंड, नहीं बैकग्राउंड के अलावा लैंग्वेज कुछ भी हो, कोई भी कल्चर का बच्चा हो, डिसेबिलिटी हो या एबिलिटी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट इन्वॉल्व्स, इसमें शामिल है रिमूविंग फिजिकल बैरियर्स एंड एटीट्यूडनल बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स और एटीट्यूडनल बैरियर्स को हमको रिमूव करना है। पेडागोजी ऐसा इस्तेमाल करना है कि सब बच्चे के लिए फायदेमंद हो, एंड मेकिंग प्रोविजंस फॉर ऑल चिल्ड्रन, और सब बच्चे के प्रोविजन ध्यान देना है कि सारे बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो जाए। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, यानी ए, फिजिकल बैरियर और एटीट्यूडनल बैरियर को हमको हटाना है, ठीक है, रिमूव करना है, ऐसा पेडागोजी इस्तेमाल करें जो सबके लिए हो, और मेकिंग प्रोविजन फॉर ऑल चिल्ड्रन, सब बच्चे के पर ध्यान देना है। तो इस तरह इसका आंसर ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 90। और इस तरह से इसका आज इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हमारे पास कंप्रीहेंशन है, उसमें भी हम देख लेंगे, ठीक है ना। और ये क्वेश्चंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसको आप देखिएगा और जरूर समझिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा। क्वेश्चन क्या है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेडागोजी सूटेड इंक्लूसिव क्लासरूम, यानी कौन सा पेडागोजी, पढ़ाने का कौन सा तरीका है जो इंक्लूसिव क्लासरूम में हम सूट नहीं कर सकता है, इस्तेमाल नहीं कर सकते, कौन सा तरीका है। अब इन सब को समझिए, ये यूनिवर्सल डिजाइन इंस्ट्रक्शन क्या है इसको समझिए, ये स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिजाइन क्या है इसको समझिए, ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या है इसको समझिए, और ये इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम क्या है इसको समझिए। ये कई सारे क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैच वाला में लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कर देगा, और इस तरह के एग्जाम पूछे जाते हैं।
और इसमें इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो कई मरतबा पूछा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ के लिए जो मैं बता देता हूँ आपको, जो कौन सा पेडागोजी हमें इस्तेमाल, पढ़ाने का कौन सा तरीका जो इंक्लूसिव क्लासरूम में इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक रिजिड है, ये एक सिस्टमेटिक है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ये जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, एक रिजिड मेथड है। इसलिए इसका इस्तेमाल जो है वो इंक्लूसिव क्लासरूम में हम नहीं कर सकते। इसलिए इसका आंसर तो ये हो जाएगा, ठीक है ना, 3 नंबर। आइए बारी बारी से इन तीनों चारों को समझ लेते हैं, ताकि आपको एग्जाम में इन फ्यूचर आपको फायदा करेगा। यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन, यूडीआई, ये क्या है? यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन aims to design learning experiences that are accessible and engaging for all students. UDI, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये जो एक ऐसा मॉडल है, एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा पेडागोजी मेथड है जिसका एम है, उद्देश्य है, मकसद है कि एक ऐसा लर्निंग एक्सपीरियंस डिजाइन करना जिसमें सभी बच्चे, ऑल स्टूडेंट्स को इंगेज किया जा सके और उसको एक्सेसिबल बनाया जा सके, यानी उसमें सभी बच्चे शामिल हो। एक ऐसा लर्निंग एक्सपीरियंस है, एक ऐसा लर्निंग एक्सपीरियंस डिजाइन करने की बात करता है यूडीआई, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जिसमें तमाम बच्चे जो है वो इंगेज हो, यानी तमाम बच्चे को हम शामिल कर सके। ऐसा हो कि तमाम बच्चे के लिए एक्सेसिबल हो, हर बच्चा वो कर सके, हर बच्चा वो एक्सेस कर सके। ये है यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन, शॉर्ट में बता रहा हूं। उसके बाद है स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिवीजन, STAD, स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिसीजन। ये क्या है? डिवीजन। ये क्या है? इज ए कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड। ये कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड है, कोऑपरेटिव, जैसे कि नाम से वाकिफ है, स्टूडेंट भी है इसमें, टीम भी है। कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड्स है वेयर, जहां स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर इन स्मॉल ग्रुप्स टू लर्न सब्जेक्ट, जहां बच्चे जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, एक छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप के साथ काम करते हैं और सब्जेक्ट को सीखते हैं। इसे कहते हैं स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिवीजन। ये एक पेडागोजी अप्रोच है जिसमें स्टूडेंट्स जो है, एक कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड्स है जिसमें स्टूडेंट जो है स्मॉल ग्रुप के साथ, छोटे छोटे ग्रुप के साथ मिल करके और सीखते हैं। उसके बाद है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन PI। जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है इज ए पेडागोजी दैट इन्वॉल्व्स ए रिजिड sequential and individualized approach। इसीलिए इसको इंक्लूसिव क्लासरूम में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक रिजिड है, इसमें फ्लेक्सिबल नहीं है, एक सेक्वेंशियल है, सेक्वेंस है इसमें, एंड इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच, ये एक इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच टू लर्निंग, यानी ये इसका इस्तेमाल हम तब करेंगे जब किसी विशेष बच्चे पर हमको ध्यान देना है, तब जाकर के प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करेंगे, which may not be suitable for an inclusive classroom। इसलिए हमको ये जो है इंक्लूसिव क्लासरूम में सुटेबल नहीं है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। उसमें ऐसा मेथड हो जिसमें हम तमाम बच्चे को शामिल कर सके। लेकिन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या है? इसमें कोई खास बच्चा हो जिसको हमको इंस्ट्रक्ट करना हो, उसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सीक्वेंस है, रिजिडिटी है, इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच है इसका, ठीक है ना। उसके बाद है इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, IEP, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। ये क्या है? एन इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम इज ए टेलर्ड प्लान। ये एक ऐसा प्लान है, एक ऐसा अनुरूप प्लान है दैट एड्रेस, जो एड्रेस करता है द यूनिक नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स विथ डिसेबिलिटीज। यानी वो बच्चा जो डिसेबल हो, उस बच्चे के जो यूनिक नीड्स हैं, जो खास जरूरत है, उस जरूरत को एड्रेस करने के लिए ये IEP का इस्तेमाल करते हैं, विच कैन बी पार्ट ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम अप्रोच, जो इंक्लूसिव क्लासरूम अप्रोच का पार्ट है। यानी IEP के माध्यम से जो इंक्लूसिव क्लासरूम में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो डिसेबल बच्चे हैं, उसके जो कुछ यूनिक नीड्स हैं, उस नीड्स को एड्रेस करने में इसका इस्तेमाल, इससे जो है
उस बच्चे के यूनिक नीड्स को एड्रेस अच्छे से किया जा सकता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम के माध्यम से, आईईपी के माध्यम से। इसलिए इसको इंक्लूसिव क्लासरूम अप्रोच में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आप इन तीनों पेडागोजिकल मेथड्स को समझ गए होंगे, यूडीआई को समझ गए होंगे, आप STAD को समझ गए होंगे, PI को समझ गए होंगे और IEP को समझ गए होंगे। ये समझना बहुत जरूरी था आपके लिए। इसके नोट्स बना लेंगे, जहन में इस बात को रखेंगे ताकि आपको एग्जाम में फायदा करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन नहीं है, नॉट पार्ट। ये हो जाएगा, इस प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो है इसका पार्ट नहीं होगा। किसका पार्ट? इंक्लूसिव क्लासरूम का पार्ट नहीं होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा 90 क्वेश्चन जो है यहाँ पर होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम जो कंप्रीहेंशन है उसको देख लेंगे ताकि आप कंप्रीहेंशन से भी समझ लें, और इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको सही लग रहा है वीडियो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों से शेयर कर दें। अगर आप भी चाहते हैं कि जो आप सीख रहे हैं आपके दोस्त भी सीखें तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें। थोड़ा सा मेरा मेहनत जो है वो कामयाब हो जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कंप्रीहेंशन के साथ। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हम किस ईयर के क्वेश्चंस को डील करते हैं। ठीक है ना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय।